ओम प्रकाश धनखड़ की जो गतिविधियां थी पिछले दिनों में वो ये दिखा रही थी कहीं कि उनके मन में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चल रही है। आपको ध्यान होगा बादली में उन्होंने कहा था कि 2 नंबर की कुर्सी तो मुझे पार्टी आला कमान ने दे दी, आप मुझे विधायक बना दो, 1 नंबर की कुर्सी ले आऊंगा। लेकिन भाई 1 नंबर आड़े के ऊपर बैठेगा जब जनता को आशीर्वाद मिले, पार्टी नहीं बना सकती। अभी 4 दिन पहले उनका जन्मदिन था। गुरुग्राम में वो भव्य आयोजन हुआ था और उसके अंदर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी जो बता रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा में हूं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख घटनाक्रम को लेकर, जिसमें कि हरियाणा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनको बहुत पावरफुल नेता माना जाता था, जेपी नड्डा साहब के बहुत नज़दीक हैं, पार्टी आला कमान के बहुत नज़दीक हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक कई पदों पर काम कर चुके हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, प्रदेश में पंचायत मंत्री रह चुके हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रह चुके हैं। ओम प्रकाश धनखड़ साहब, अपना जलवा था उनका हरियाणा की राजनीति में और लगता था कि जैसे हरियाणा की भाजपा को किसी स्तर तक ले जाने के लिए धनखड़ साहब को विशेष जिम्मेदारी मिली हुई है। लेकिन एकाएक उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से जिस प्रकार से हटाया गया, तो एक जो उक्ति है कि बड़े होकर तेरे कूचे से निकले, खैर कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व में हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस प्रकार से उनकी विदाई हुई, उनकी रुखसती हुई, वो कई सवाल खड़े करती है। आपसे इस वीडियो में चर्चा में हूँ कि आखिर क्या कारण रहे होंगे। हालांकि कारण क्या रहे होंगे ये तो सही तरीके से तो जानता होगा भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, जिसने कि ओपी धनखड़ साहब को स्टेट से बुला करके और सेंटर में ले लिया अपने साथ। मान लिया जाए कि उनकी जो अहमियत है पहले से ज़्यादा बढ़ गई। वैसे तो प्रदेश के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय सचिव हो गए, स्टेट की कमेटी में थे, अब देश की कमेटी में हो गए। लेकिन इसके साथ साथ जो बातें मानी जाती हैं, क्योंकि सूबे का जो मुख्यमंत्री होता है वो किसी केंद्रीय मंत्री से ऊपर का दर्जा होता है, और इसी प्रकार जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है, मान लीजिए कि वो केंद्रीय नेतृत्व में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो फिर उससे कम में किसी भी पद पे हो, प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर का पद नहीं माना जाता। और ओम प्रकाश धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लगातार सक्रिय थे, बहुत अपने आप को सक्रिय दिखाते थे, पन्ना प्रमुख सम्मेलनों से लेकर और ये तमाम सब चल रहा था। उम्मीद भी नहीं थी उनको, तो कम से कम उम्मीद थी नहीं कि एकदम हटाया जा सकता है। लेकिन वो जो कल का घटनाक्रम था, ऐसा लगता है कि उनको कुछ आभास जरूर था कि कुछ हो सकता है और वो एकाएक हो जाएगा, ये उनको भी आभास नहीं रहा होगा। मैं आपसे जिस बात को चर्चा में लेकर हूं कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी को इस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना, तो आप मान लीजिए इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि जिस उम्मीद के साथ में, जिस सोच के साथ में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, मोदी, नड्डा और शाह की जोड़ी ने, तिगड़ी ने उनको हरियाणा में भेजा होगा कि वो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बने, क्योंकि जाट समुदाय से आते हैं, जाट समाज से आते हैं ओम प्रकाश धनखड़। उम्मीद रही होगी कि जाट समाज को बड़ी तेज़ी से पार्टी के साथ जोड़ेंगे, लेकिन वो हो ना सका। और शायद यही वजह हो सकती है कि उनको, एक जो मैंने बताया कई फैक्टर हो सकते हैं, तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि पार्टी के आला कमान को जो उम्मीद उनसे रही होगी, तो पार्टी आला कमान को लग रहा होगा कि उस उम्मीद पर वो खरे नहीं उतर रहे। जिस प्रकार से जाट समाज को, जाट नेतृत्व को हरियाणा के साथ, बीजेपी के साथ जोड़ने की बात रही होगी, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा होगा कि वो पूरा नहीं हो रहा। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे और तमाम प्रकार के आंदोलन चलते रहे हों जिसके अंदर जाट समाज के नेताओं के इन्वॉल्वमेंट होती हो, लेकिन वो कहीं थमे नहीं, कहीं रुके नहीं। जब वो आंदोलन और जब वो सभी कार्यक्रम चल रहे थे, तो मान लिया जाए कि बीजेपी की सोच एक तो रही होगी बड़े नेताओं की ज़रूर कि अगर धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उस स्थिति में जाट समाज उनके प्रति थोड़ा बहुत ज़रूर मोल्ड होगा, कहीं ना कहीं जाट समाज बीजेपी की तरफ आएगा, लेकिन शायद वो हो ना सका। दूसरा फैक्टर आप ये मान सकते हैं कि क्या कुछ ऐसा था कि जो सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो आप इसको यूँ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते ओपी धनखड़ कई बार इस प्रकार की बातें कर जाते थे
कि जिनसे ये संदेश जाता था कि संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, चाहे वो ऐसे वाकई रहे हों जबकि वो किसी मंच पर हों और उसी मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बुराई की जाती हो, उसी मंच से मनोहर लाल जी के बारे में कुछ बातें कही जाती हों, उसी मंच से जिस पर धनखड़ साहब बैठे हुए हों प्रदेश अध्यक्ष के नाते, और उन्हीं की टीम के कोई लोग, कोई नेता, कार्यकर्ता अगर सरकार पर उंगली उठाते हों तो इसका संदेश बाहर ठीक नहीं जाता। ये पार्टी आला कमान के दिमाग में बात बैठ गई होगी, पार्टी आला कमान तक ये बात पहुंच गई होगी। और जब ऐसा होगा कि सरकार और संगठन मिलकर साथ नहीं चलेंगे तो फिर उसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा, मतदाताओं तक, कार्यकर्ताओं तक उसका संदेश ठीक नहीं होगा, जिसका पार्टी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। शायद पार्टी आला कमान तक ये बात गई होगी। और ये दूसरा बड़ा फैक्टर हो सकता है ओम प्रकाश धनखड़ जी की रुखसती का। एक और फैक्टर बन सकता था उसके अंदर कि आपको ध्यान होगा बादली में गए थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, और उस बादली में अपनी सभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे कि 1 नंबर की कुर्सी के दावेदार तो हम भी हैं, ये कुर्सी भी मेरे पास होती अगर आप मेरे साथ होते, क्योंकि आप लोगों ने वोट नहीं दिया, चुनाव तो हरा दिया, लेकिन पार्टी ने 2 नंबर की कुर्सी तो मेरे को दे दी, अगर आप मुझे चुनाव जिता देंगे तो फिर 1 नंबर की कुर्सी मिल जाएगी। यानी कि कहीं 1 और 2 नंबर के बीच में सरकार और संगठन ना झूल जाए, 1 और 2 नंबर की कुर्सी के बीच में कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए कि मतदाता दूर हो जाए। 1 और 2 नंबर की कुर्सी में अगर पार्टी के नेता यानी कि सरकार और संगठन के नेता कहीं आमने सामने हो गए तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी, उसका लोगों पर क्या संदेश जाएगा, उसका क्या मैसेज होगा, ये भी पार्टी आला कमान के पास बात पहुंची हो और पार्टी आला कमान ने सोच लिया हो कि सरकार और संगठन दोनों साथ साथ चले तो अच्छा होगा। और यही सोचकर शायद मनोहर लाल जी की पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल पड़ी हो, और यही बात रही हो कि एक फैक्टर बन सकता है। तीसरा फैक्टर ये भी बड़ा कि ओपी धनखड़ साहब को भेज दिया जाए। एक फैक्टर ये था कि क्या जाट समाज के लोगों को, जो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि जाट समाज के जो लोग हैं, जाट मतदाता हैं, वो इस समय मान लिया जाए तो 2 तरफ ज़्यादा हैं, 2 तरफ ही हैं, ज़्यादा भी क्या कहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला। और एक बड़ा तबका भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि कांग्रेस की तरफ है और एक छोटा तबका जाट समाज का अभय सिंह चौटाला की तरफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं जाट समाज की तरफ से संदेश नहीं जा रहा था कि कोई जाट मतदाता भी बीजेपी की तरफ है। और ये बहुत बड़ा कारण था, एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि ओम प्रकाश धनखड़ अपने समाज के लोगों को, अपने जाट समाज के लोगों को बीजेपी के साथ नहीं जोड़ पा रहे थे, बीजेपी के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं बन पा रही थी। जाट मतदाता, जाट समाज के कार्यकर्ता, नेता, जाट समाज के चौधरी बीजेपी की तरफ नहीं मुड़ रहे थे। ये बड़ा कारण भी हो सकता है। और फिर वही बात आ जाती है कि सबसे प्रमुख कारण तो वही था कि जब सरकार और संगठन एक साथ चलते नहीं दिखेंगे तो उसका संदेश ठीक नहीं जाएगा। आप ध्यान करें ओम प्रकाश धनखड़ जी के जन्मदिन का वो भव्य आयोजन जो गुरुग्राम में हुआ था, बताया तो ये जाता है, पार्टी के आंतरिक सूत्र ये बताते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी की तरफ से ये संदेश था कि उस कार्यक्रम को इस प्रकार से पेश किया जाए कि जैसे आने वाले समय के मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी होनी हो, जैसे कि आने वाले समय के मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार बने हों और उस कार्यक्रम से दावेदारी पुख्ता होती हो। कहा तो ये भी जाता है कि सेकंड लाइन की एक टीम तैयार करने की बात चल रही थी अंदर अंदर कि जो मनोहर के प्रत्याशी हों उनके मुकाबले अपने प्रत्याशी निकाले जाएं। और जब चुनाव के समय अगर ऐसा माहौल बन जाता, अगर चुनाव के समय कहीं ऐसी बात होती तो फिर मान लीजिए कि पार्टी पर इसका असर सकारात्मक नहीं, बहुत नकारात्मक असर जाता। कार्यकर्ताओं और जनता के बीच ये संदेश जो चला जाता कि जिस प्रकार दूसरी पार्टियों में हो रहा है यहाँ तो उससे भी बुरा हाल हो गया। और इस सब से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शायद ये सोच बनाई होगी कि सरकार और संगठन एक साथ दिखें। इसके लिए ज़रूरी है कि ओपी धनखड़ साहब की प्रदेश से रुखसती हो, और रुखसती भी ऐसे माहौल में हुई, ऐसे मौके पर हुई कि जबकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान के अंदर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ पर जाट मतदाता बहुत महत्व रखता है। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना अगर पार्टी के नेतृत्व ने यानी कि बीजेपी के आला कमान ने कुछ ये फैसला किया तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। अब इस फैसले के कितने असर होंगे, क्या ओम प्रकाश धनखड़ जी को इस प्रकार से पार्टी से जो उनकी रुखसती होती है प्रदेश अध्यक्ष पद से, इसका जाट समाज के अंदर क्या संदेश जाएगा? क्या जो थोड़ा बहुत मतदाता था क्या वो भी साइड होगा? क्या पार्टी के अंदर कोई असंतोष की भावना भी पैदा हो सकती है? क्या कार्यकर्ताओं के बीच कोई गलत संदेश भी जा सकता है? क्या जो टीम थी धनखड़ साहब की, उस टीम में भी बदलाव हो सकते हैं? क्योंकि नायब सैनी नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो क्या वो टीम वही काम करेगी या नई टीम आ सकती है? ये बहुत सारे सवाल हैं।
और इस सब के बीच में एक प्रमुख बात जो मैंने आपसे शुरू की कि जिस प्रकार से रुखसती हुई इसकी उम्मीद तो नहीं थी, और जिस प्रकार से ओपी धनखड़ साहब की विदाई हुई, ये हर आदमी को जो सियासत में रुचि रखते हैं उनको एक बार तो अचंभित जरूर कर गया होगा। आप क्या सोचते हैं? इस सब प्रकरण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए, इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।